नमस्कार, हमारे चैनल ओपन डायलॉग के कार्यक्रम कॉमन ग्राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियो आपके सामने ला सकें। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फूड के बारे में। तो इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, निर्मल वार्ष्णेय जी। निर्मल वार्ष्णेय जी ने आईआईटी लखनऊ से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की। उसके बाद 2017 तक वो विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्होंने काम किया, सैमसंग, मोजरबियर और भी कई अन्य मल्टीनेशनल कंपनीज में उन्होंने काम किया है। उसके बाद 2017 में उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया और ओसो एग्रो के नाम से उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फूड में डील करता है। अगर हम कहना चाहें कि ऑर्गेनिक फूड या जैविक खेती या जैविक भोजन है क्या और ये कैसे इनऑर्गेनिक फूड से अलग है? देखिए, ऑर्गेनिक फूड का मतलब है, बिल्कुल लेमैन वाली भाषा में मैं बात करूंगा कि आपके प्रोडक्ट में जो आप खा रहे हैं, जो आप फूड खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड में उगाने से लेके हम्म, बनाने तक और बनाने से लेके आपके हाथ में पहुंचने तक, आपकी हम्म, थाली में पहुंचने तक किसी हम्म। भी तरीके का केमिकल, पेस्टिसाइड किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं किया गया। पैकेजिंग ये, में भी नहीं किया जाएगा। हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपकी थाली तक, हम्म, मतलब जमीन से, सॉइल से लेके आपकी थाली तक कहीं पे भी आपके किसी भी तरह केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करा। अब मैं इसको टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। पहला, जब किसान ने उस अन्न को उगाया, चाहे जी। वो गेहूं है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो गन्ना है, चाहे कुछ भी है, तो उस समय उसने उगा, किसी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया सॉइल में। और जब वो उस समय जो उसका हार्वेस्टिंग से पहले कहीं पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसने केवल जैविक पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, जिसको हम बायो पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, जो कि आपका नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं। हम्म, जैसे उसमें कुछ गौमूत्र के द्वारा तैयार करते हैं, कुछ लोग जो है जो खाद का प्रयोग करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो वो सारी जो नेचुरल तरीके से उसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या है, जब आपका वो अन्न तैयार हो गया, जैसे आपने शुगर केन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग शुगर केन, हमारा कोर बिजनेस है। तो शुगर केन में आपका जब गन्ना रेडी हो गया विदाउट एनी पेस्टिसाइड, तो जब आपने उससे गुड़ बनाया या खांड बनाई, तो उसके क्लैरिफिकेशन में, किसी भी तरीके के जूस के क्लैरिफिकेशन में या उसकी ब्राइटनिंग में आपने किसी भी तरीके के केमिकल का प्रयोग ना करने की बजाय नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का यूज़ किया। सेकंड, तीसरा, जब आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग करते समय आपने किसी भी प्रिजर्वेटिव का या किसी ऐसे केमिकल का प्रयोग नहीं किया जो कि उसकी लाइफ को, सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो ये 3 स्टेज पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट आप कस्टमर की थाली तक पहुंचा रहे हैं। उसका मतलब जो है कंप्लीटली ये ऑर्गेनिक फूड जो है वो इस कंप्लीट डेफिनेशन है, अब कंप्लीट इसी सप्लाई चेन आप सवाल समझ। से जुड़ा हुआ मेरा एक दूसरा सवाल है। ये हम्म। तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भी एक बहुत सिंपल शब्दों में आम जन के लिए बहुत अच्छे हम्म। सादा सरल भाषा में कि ये ऑर्गेनिक फूड क्या है। हम्म। तो इस कोई एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है, कि बहुत साधारण सी चीज़ है। एक नेचुरल तरीके से पैदा किया फूड और नेचुरल तरीके से आप तक पहुंच रहा है, वो एक जैविक फूड है या एक ऑर्गेनिक फूड है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फूड के कंज्यूम करने के कंज्यूमर को, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, क्या फ़ायदे हैं? मैं क्यों लूँ ऑर्गेनिक फूड, और जो मैं नॉर्मल फूड लेता हूँ उससे मुझे क्या नुकसान है? फिर बात करें। देखिए, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का बड़ा सिंपल सा है कि जब जब कोई भी जो फूड है वो आपका उगाने के वक्त या उसको प्रोसेसिंग के वक्त यदि उसमें किसी केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, इतने सारे केमिकल के कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जा रहे हैं, वो हमारे बॉडी में जाकर और किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं, किस अंग पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो ये भी कम से कम कंसल्ट कर सकें किसी कृषि वैज्ञानिक से कि हमें इस खेती में कितनी मात्रा, कितनी परसेंटेज यूरिया की डालनी है, कितना परसेंटेज उसमें जो है किसी और प्रोडक्ट, मतलब पेस्टिसाइड का डालना है। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से अंदाजे से लिया
आज अब लग रहा है कि उनको फसल कम हो रही है और बढ़ा के डाल दिया, उनको लग रहा है कि नहीं भाई और बढ़ाने से बढ़ जाएगा हमारा। अल्टीमेटली वो, मैंने तो कुछ सब्जी जो लोग पैदा कर रहे हैं, मैंने सब्जी के उसमें गया जहाँ पे लोग सब्जियां उगा रहे हैं, वो इतना बेतहासा केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं स्पेशली सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए। और उन्हें फायदा भी जैसे कि मिल रहा है। फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, उनको फायदा ये मिल रहा है कि वो सब्जी को बेच पा रहे हैं, रेट तो कोई नहीं मिल रहा उनको। बस ये है कि भाई उनकी सब्जी खराब होने से बच रही है। जैसे आप एक कोई आपको बुखार, आपको सर में दर्द हुआ, आपने डिस्पिन खा ली 2 गोलियां, एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। मैं एक जगह देख रहा था, ये खेती हो रही थी सिकंदराबाद के बाद, वहाँ पे सब्जी की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है। और वो सब्जियों में जो बैगन उगा रहे थे या कुछ कहते, हमारे साथ एक टीम गई थी, तो बोले भैया इस पे निशान आ रहे हैं, ये बैगन पे, ये हमें नहीं चाहिए। बोले कोई बात नहीं, ये एक बार और पेस्टिसाइड की वो लगेगी तो ये भी हट जाएगा। तो अच्छा। मेरे कहने का मतलब था कि हम जो सुंदर सब्जियों को देख के सोचते हैं कि ये बड़ी स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां हैं, तो ये एकदम भ्रम आप अपने मन से हटा दीजिए कि यदि जो सुंदर सब्जियां अजैविक तरीके से जो उगाई गई हैं, नॉन ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं, उनमें ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग किया गया है। ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग किया गया है, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया है, और वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं सब्जियां। और एक और इसमें एक मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो जो भी आपका खाद्य पदार्थ हैं, जिसके जिसका जो टाइम होता है उगने का, ज़्यादा लंबा समय होता है, उसमें उनकी प्रभाव, जो केमिकल्स का प्रभाव है, तब भी कम हो जाता है। लेकिन जैसे सब्जियां हैं, 1 महीने में 2 महीने में तैयार हो जाती हैं, उसमें केमिकल का प्रभाव उतना ही ज़्यादा आपके पास तक पहुंचता है। और बाकी चीजें जैसे दालें हैं और फ्रूट्स हैं, या और चीजें हैं जैसे हम रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करते हैं, शहद, घी, इन सब में भी ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड में उतना ही फर्क है स्वास्थ्य के ऊपर। बिल्कुल फ़र्क है। देखिए, मैं अभी आपको बात कर रहा था सिर्फ़ उससे संबंधित जो हमारे जो है खाद्य पदार्थ हैं, है ना? जो हमारे ग्रेन्स हैं, मैं उनसे संबंधित सब्जियों की बात कर रहा था। लेकिन मैं यदि बात करता हूँ कि हमारे जो जैसे एनिमल फूड्स हैं, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, जैसे आपका आपका दूध हो गया, दूध से बना हुआ घी हो गया, तो उसमें भी लोग विभिन्न तरीके के केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? अभी देखिए, भारत में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दूध का कंसेप्ट अभी बहुत ही कम है। यदि मैं 100 लोग यदि ऑर्गेनिक फूड के बारे में जानते हैं, तो ऑर्गेनिक मिल्क के बारे में, ऑर्गेनिक घी के बारे में उन 100 में से 1 या 2 लोग ही जानते हैं। तो वो डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं आपको ऑर्गेनिक मिल्क का एग्जांपल लूँ, तो ऑर्गेनिक मिल्क के डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपका जो भी गाय या भैंस है जिसका आप दूध ले रहे हैं, उस दूध को का जो उसको फीड दी जा रही है, वो फीड कंप्लीटली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होनी चाहिए। अच्छा। इवन उसमें आप जो उसको पानी पिला, हाँ, जो उसको पानी पिला रहे हैं वो ऑर्गेनिक टेस्टेड होना चाहिए, मतलब वो पानी में कोई केमिकल तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो आप उसको फीड दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, वो सब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड चारा होना चाहिए। अगर आपने सर्टिफिकेशन ले भी लिया उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं, इसकी क्यों चेकिंग कर रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसा है देश के अंदर कि आपकी गाड़ी के ने आपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले रखा है और पॉल्यूशन तब भी निकल रहा है, वो पकड़ना देखिए देश के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ एक समस्या है। हम क्यों जर्मनी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताते हैं कि जर्मनी की गाड़ी बहुत अच्छी है, बच्चे के लिए टॉय भी लाते हैं, तो टॉय में ये चाइना का टॉय, इंडिया का टॉय, ये जर्मनी का टॉय, क्योंकि उन्होंने उन स्टैंडर्ड्स को, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स को बड़ा बड़ा ही उससे फॉलो किया जाता है। कोई भी, चाहे वो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे वो फूड वो हो, हमारे इतने सारे कंसाइनमेंट जाके रिजेक्ट हो जाते हैं, और आज स्थिति ये है कि हम बहुत सारा एक्सपोर्ट, फूड का एक्सपोर्ट, या तो गल्फ में कर पाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा यूएस में कर पाते हैं। हम ईयू में इसलिए नहीं कर पाते, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उनके जो उनके नॉर्म्स हैं, केमिकल के जो नॉर्म्स हैं यूरोपियन कंट्री के, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसीलिए हम वहाँ पे नहीं कर पाते। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिनों पहले कि हमारी थाली के अंदर जो पेस्टिसाइड का लेवल है, वो जो एक सरकार ने एक निर्धारित किया है पैमाना, उससे कम से कम 10 टाइम्स 20 टाइम्स पेस्टिसाइड्स हम अपने शरीर के अंदर डेली इनटेक कर रहे हैं। तो बहुत हाई पेस्टिसाइड का लेवल। इवन मैं कई किसानों से मिला, उन्होंने 100 बीघा खेती है, 5 बीघे पे अलग से खेती कर रहे हैं। उनसे पूछा भैया ये क्यों 5 बीघे में कर रहे हो? बोले जी हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, इसमें अपने घर का उत्पादन करते हैं 5 बीघे में। तो आप समझ सकते हो कि किसान को पता है कि कितने बड़े लेवल पे जहर का प्रयोग हो रहा है, और वो क्या करे। लेकिन और ये पूरी किसान, जहर ही एक तरह से, और इसमें किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं लोगों को अगर इस तरह की सब्जियां या खाद्य पदार्थ हम कंज्यूम करते हैं जो तो इसमें बहुत बीमारियां ज्यादा। तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके चारों तरफ बीमारियां फैल ही रही हैं।
हर पहले ऐसे सुना जाता था कि जी उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में किसी को कैंसर हो गया। आज ऐसी हालत है कि हर गली में कैंसर है, और 10 साल बाद ऐसी हालत होगी कि हर परिवार में कैंसर का मरीज होगा। आपको पता होगा कि जब कैंसर वार्ड खुला था दिल्ली के अंदर, एम्स के अंदर, और उसमें बहुत बहुत दिनों तक तो वहाँ कोई पेशेंट ही नहीं हुआ करता था, कैंसर वार्ड खुल गया था। आज स्थिति ये है कि आप जाके शायद पता करेंगे तो पता नहीं कितनी लंबी वेटिंग है एम्स के अंदर, और जो अब सफदरजंग तो छोटे हॉस्पिटल। छोटे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कैंसर वार्ड होता ही है अलग से। वो तो हो ही गया, जो व्यक्ति बेचारा नहीं करा सकता सरकारी में, जो प्राइवेट में नहीं करा सकता, जो सरकारी में जा रहा है, वहाँ इतनी लंबी वेटिंग है। जी जी। और कमाल कमाल की बात ये है, हिमांशु जी, कि सरकार ये तो सोच रही है हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, एक खोलेंगे, दो खोलेंगे, चार खोलेंगे, लेकिन कोई ये सोचने को तैयार नहीं है कि कैंसर हो क्यों रहा है, इस केमिकल को कैसे रोकें। जी और जबकि सबको पता है कि एक बार कैंसर होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है, लेकिन इलाज के बाद जिंदगी कितनी जहन्नुम हो जाती है पता है आपको। तो एक आपका कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हम नॉन ऑर्गेनिक फूड का कंज्यूम कर रहे हैं वो एक तरह से हम जहर का कंजम्पशन कर रहे हैं, बिल्कुल और सभी व्यक्तियों को ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना ही चाहिए। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल। ये बात मुझे तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेके जाती है, जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हमारे देश में किस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं ऑर्गेनिक फूड को लेकर, और उन सर्टिफिकेट्स की रिलायबिलिटी, जो कि मैंने पिछली बार थोड़ी सी छेड़ी हुई थी बात, उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, उन सर्टिफिकेट क्या क्या सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ किस तरह के होते हैं ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर हमारे देश में। देखिए, भारत में जो अपेडा है, अपेडा एजेंसी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ने एक एजेंसी बनाई हुई है अपेडा। ये बेसिकली जिम्मेदार है भारत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए। इस संस्था का, वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं जो ऑर्गेनिक को अन्य देशों में कंट्रोल करती हैं, जैसे यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन सबके साथ एक एग्रीमेंट में है कि हम उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। तो खेती करने से लेके, तो फार्मिंग का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है, प्रोसेसिंग का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है फूड की, और तीसरा पैकेजिंग और मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन होता है। 3 लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं। और अभी लास्ट मुझे जो याद है, 29 एजेंसी देश के अंदर हैं, 29 संस्था देश के अंदर हैं, जो कि अक्रेडिटेड हैं अपेडा से। तो वो सर्टिफिकेशंस की जिम्मेदारी लेती हैं। और वो जो एन 2 प्रोग्राम हैं, एनपीओपी और एनओपी प्रोग्राम। एनओपी प्रोग्राम जो है नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करके प्रोग्राम है, जो यूएस का प्रोग्राम है, 5 साल में उसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है। और एनपीओपी प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, वो 3 साल में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपकी फार्मिंग का हो जाता है। इन दोनों सर्टिफिकेशंस के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो कराने की और उनका उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट कराने की जो जिम्मेदारी है, वो इन 29 एजेंसीज की है। जिस भी एजेंसीज को आप चूज करते हो, वो आपके यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। यदि मैं फार्मिंग की बात करता हूँ, तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके फार्मर्स की लिस्ट होगी, आपके फार्मर्स को विजिट करेंगे। और जैसे ऑडिट में सैंपल साइज लेके, आपने जैसे 50 फार्मर्स के बारे में बताया, तो 3 या 4 फार्मर्स पे जाके देखेंगे प्रैक्टिस की वो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस जो किस तरीके से कर रहे हैं। और आपका यदि कोई कंप्लाइंस, नॉन कंप्लाइंस नहीं होता है, तो वो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का फर्स्ट ईयर देते हैं। पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी जो जो खेती है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो जाता है। जनरली ग्रुप में बना के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और उस पूरे ग्रुप को ही सर्टिफाई किया जाता है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या मिथ्स और ग्राउंड रियलिटीज हैं ऑर्गेनिक फूड के अराउंड देश के अंदर। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज में मैंने आपको बता दिया कि हर व्यक्ति ऑर्गेनिक खाना चाहता है। उगाने की बात छोड़ो, उसको चेक भी नहीं करने के उसके पास वो है कि वो चेक कैसे करे कि वो ऑर्गेनिक खा रहा है कि नहीं खा रहा है। 3 सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जो हमारा मिशन स्टेटमेंट भी है, हम जो काम कर रहे हैं। पहला ये है कि ऑर्गेनिक को 3 समस्याएं जो हमारे कस्टमर है जो फेस करते हैं। सबसे पहली समस्या फेस करते हैं कि ऑर्गेनिक की ऑथेंटिसिटी, कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है। जी सेकंड है कि ऑर्गेनिक का प्राइस, जो भी ऑर्गेनिक के नाम पे बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर, पैकेट के अंदर, विद ऑल लोगोस, ऑल सर्टिफिकेशंस, कि वो
प्राइस डबल ट्रिपल है। अब मैं एक नॉर्मल चीनी की बात करता हूँ, आप शुगर की बात लीजिए, 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो नॉर्मल रेट होता है। और आप आज ऑर्गेनिक खांड लेने चले जाओ, शक्कर लेने चले जाओ, वो 150 रुपये, 150 रुपये, 140 से मिनिमम स्टार्ट होता है, कुछ लोग 200 रुपये तक बेच रहे हैं। अब ये बताइए कि एक आम जन का तो खाना नहीं हो सकता ऑर्गेनिक इन परिस्थितियों में। तीसरा ही बात ये है कि आदमी चलो खर्च भी कर दे तो फिर आदमी सोचता है यार ये है भी कि नहीं। और सबसे सबसे बड़ी बात तीसरी, यही है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं 3 गुना पैसा भी दूँ या 4 गुना पैसा भी दूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैंने लिया है कि वो ऑर्गेनिक है भी या नहीं। तो अब इसी से जुड़ के अगला सवाल आता है कि अब मैं एक कंज़्यूमर हूँ, मुझे ऑर्गेनिक फूड कंज़्यूम करना है। मेरे पास आज की डेट में क्या तरीके हैं, क्या मीन्स हैं, क्या टूल्स हैं ये जानने के लिए कि जो मैं ऑर्गेनिक फूड ले रहा हूँ, उसको मैं कैसे आइडेंटिफ़ाई करूँ कि उसकी प्योरिटी कितनी है? वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है या उसमें कुछ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का मिक्स है या ऑर्गेनिक है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है या कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेजर ब्रांड्स जो हैं जैसे टाटा हुआ, एमडीएच हुआ या और भी बड़े-बड़े जो नोन ब्रांड हैं, जो मैं अभी राजधानी हुआ या जो भी नोन ब्रांड्स हैं, आईटीसी वगैरह, वो अभी शायद कि कोई भी इनमें से बड़ा प्लेयर ऑर्गेनिक फूड के बिज़नेस में नहीं है, क्योंकि लोग शायद इन पर रिलाई भी कर लें कि ये लोग दे रहे हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, इनसे मिला। तो ज़्यादातर मैंने ऑर्गेनिक फूड देखे हैं, वो अननोन ब्रांड्स होते हैं। देखने में वो बड़े लगते हैं बट वो अननोन या सुने हुए ब्रांड्स हैं, तो वहाँ रिलाई करना और मुश्किल है। तो क्या तरीका है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आज की डेट में कस्टमर के पास, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करे कि ये फूड ऑर्गेनिक है? कोई आप टिप्स दे सकते हैं, कोई तरीके बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए अभी टाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर या नेस्ले, या आपने नाम लिए, ये ऑर्गेनिक फूड में इसलिए नहीं उतरना चाहते क्योंकि इनकी अपनी एक मार्केट के अंदर रैप हुआ है। इनमें सिर्फ एक अपवाद है टाटा, उसका टाटा संपन्न करके एक आता है, वो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आया है। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि ये है क्योंकि टाटा संपन्न को हम अपना जैगरी पाउडर देते हैं तो इसलिए मुझे पता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आ रही है कि इन कंपनीज को पता है कि उनकी रेपुटेशन के हिसाब से जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जो उसका जो सप्लाई चेन है बैकवर्ड वाला, वो नहीं है अभी अवेलेबल। और कोई ऐसी संभावना भी उनको नहीं दिख रही है कि इतने बड़े पैमाने पे वो यदि ऑर्गेनिक को प्रमोट करें तो उनको ये जो ऑर्गेनिक का इनपुट है वो कहाँ से मिलेगा। इतने कोई ऐसा, उत्पादन ही नहीं है शायद। हाँ वो, इसलिए वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए पतंजलि तक से लेके किसी कंपनी ने कभी भी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में नहीं आना चाहता। वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसके तीन ही तरीके हैं, मार्केट में जो पैक्ड आ रहा है उसे खरीद लो। सेकंड तरीका ये है कि डायरेक्ट आप कनेक्टिविटी बनाइए। देखिए ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है तो भैया उसमें आप 14 घंटे या 16 घंटे जो जग रहे हैं उसमें से 2 घंटे अपनी हेल्थ के लिए दीजिए। उसमें से 2 घंटे में से आप आधा घंटा योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बचे 1.5 घंटे आप या तो फार्मर से कनेक्ट होने का प्लान करिए। अपने वीकेंड पे अपना कोई, आप कहीं जाते हैं घूमने या कहीं गोल्फ खेलने जाते हैं, उसकी बजाय हफ्ते में 2 हफ्ते वीकेंड पे आप प्लान करिए कि हम इस फलाने फार्मर्स के यहाँ जाएंगे, हमें ये जैविक फार्मर के बारे में पता चला है और हम उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाएंगे। हम उसके सामान को हम भी कंज्यूम करेंगे और अपनी जो सोसाइटी है उसमें लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसे करके तो देखो पॉसिबिलिटी है, उससे उसका भी उत्साहवर्धन होगा जो व्यक्ति बेचारा खेती कर रहा है, और आपके पास सही प्रोडक्ट पहुंचेगा। हाँ, एक ग्रुप और बना इससे सकते हैं हम, ताकि क्योंकि बिल्कुल, वो भी आपको छोटा-सा सामान तो देगा नहीं, आपको भी बल्क में सामान उसको देना है, तो आपको भी एक आप ग्रुप बना। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, आपको लाना पड़ेगा, और वो बेचारा पैक नहीं कर सकता तो आप अपने घर में किसी से पैक कराइए। आधा आधा किलो के बैच बना के लोगों तक पहुंचाइए, उसकी दालें, उसकी सब्जियां। तीसरा जो सबसे कठिन है कि भाई अपना 2 बीघे ज़मीन लो आसपास कहीं पे, वहाँ वीकेंड पे जाइए, एक व्यक्ति को रखिए, वो आपके लिए जैविक खेती करे, आपको अनाज दे। अभी देखो बहुत लोगों ने चेंजेस किए हैं। अभी देखो, अभी आपका रूफ वो चल रहा है, रूफ फार्मिंग चल रही है। लोग अपना छत पे अपने घर की सब्जियां उगा रहे हैं, तो लोग निकाल रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हो गए। हर व्यक्ति जो भी ऑफिस में खाने की टेबल पे यही डिस्कशन होता है कि हम इस जहर को कैसे कम करें। और बहुत और से लोगों ने, मैंने ये देखा है कि रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन काफ़ी कम या ना के बराबर कर दिया है। देखिए ये घी अलग अलग और सब्जेक्ट है। दोबारा से घी की तरफ और सरसों के तेल की तरफ आ हाँ, रहे हैं। चीनी ये को सब, छोड़ रहे हैं, शक्कर और खांड की तरफ आ रहे हैं। ये थोड़ा सा फर्क सब्जेक्ट है। देखिए दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। आपको जैविक के साथ साथ थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैविक तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। पहली लड़ाई भारत के अंदर नकली और असली की लड़ाई है, जी, अडल्ट्रेशन
की लड़ाई है। फिर दूसरी लड़ाई जैविक और अजैविक की लड़ाई है। पहली लड़ाई में आपको सारे रिफाइंड प्रोडक्ट को रोकना पड़ेगा। अब वो चाहे रिफाइंड आटा हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे रिफाइंड सॉल्ट हो, चाहे रिफाइंड शुगर हो, रिफाइंड से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उनको आपको उनका कंजम्पशन इमीडिएटली अपने घर में रोकना पड़ेगा। तो आप कुछ ब्रांड हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इन ब्रांड्स पे जाएं, इनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है? अगर ऑर्गेनिक जो आज बड़े ऑर्गेनिक प्लेयर हैं जो ऑर्गेनिक सेक्टर में, जैसे हम ऑर्गेनिक फूड लेने जाते हैं या हम ऑनलाइन भी जैसे अमेजन मैंने वगैरह से आपको एक खरीदते नाम हैं, दिया, तो बहुत सारे जैसे ब्रांड्स होते हैं। तो आप कुछ हम्म। ब्रांड सजेस्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जैसे टाटा संपन्न है, मैंने आपको एक ब्रांड बताया। जी। तो टाटा संपन्न में कम से कम ये रिलायबिलिटी कि टाटा संपन्न का जो ऑर्गेनिक आइटम है वो तो है ही ऑर्गेनिक, इसके अलावा जो नॉन ऑर्गेनिक में उसमें भी काफी ध्यान रखते हैं चीजों को। नहीं, पहले ऑर्गेनिक में और कौन से बड़े प्लेयर हैं? आप ऑर्गेनिक में बड़े प्लेयर देखिए, सबसे बड़ा प्लेयर जो आज भारत में काम कर रहा है वो ऑर्गेनिक इंडिया है। ऑर्गेनिक इंडिया। 24, हाँ 24 मंत्रा है, ऑर्गेनिक तत्वा है, और अभी बिग बास्केट ने भी अपनी काफी बड़ी रेंज स्टार्ट करी। इस विषय पे हम अगले हफ्ते आपसे जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति और लोग हैं, हमारे दर्शक भी हैं, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो हम कैसे, अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक फूड का व्यवसाय आरंभ करना चाहता है तो कैसे वो इस व्यवसाय से जुड़े, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम इस विषय पर अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। तो आज हमने अपने दर्शकों को बताया कि कंज्यूमर के तौर पर कि ऑर्गेनिक फूड क्या है, ऑर्गेनिक फूड के लाभ क्या हैं, और ऑर्गेनिक फूड को आप कैसे पहचान कर सकते हैं, किस ब्रांड्स पे आप जा सकते हैं, और धीरे और क्या दूसरे तरीके हैं ऑर्गेनिक फूड्स के लिए कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि निर्मल जी ने बताया डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने परिवार की सेहत को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, बीमारियों से दूर रहें। और आगे आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि हमारे देश में जैविक खेती ज़्यादा बढ़े, जैविक फूड प्रोडक्ट्स ईज़िली अवेलेबल हों, कम रेट पर अवेलेबल हों, ताकि सभी लोगों तक इसकी रीच हो, और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम सबको मिलें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।